नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। 2 दिन पहले मुंबई की एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग से 7 लोगों की जान चली गई, लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादातर बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता, घटिया क्वालिटी की वायरिंग्स होती हैं, दूसरा माल इस्तेमाल होता है, शॉर्ट सर्किट की घटनाएं आम हैं। कई बार घर में जरूरत से ज्यादा वुडन वर्क भी मामूली सी आग को भयानक बना देते हैं। कई बार बिल्डर्स की इसमें गलती होती है। इनफैक्ट ज्यादातर बिल्डर्स की गलती सामने आई है, तो कई बार जो ग्राहक हैं, घर में रहने वाले लोग हैं, वो भी जाने अनजाने में ऐसी लापरवाहियां कर देते हैं जो आगे चलकर जान पर भारी पड़ सकती हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि इमारतों में फायर सेफ्टी को लेकर नियम क्या हैं, उनका कितना पालन होता है, कितनी अनदेखी होती है, हाउसिंग सोसाइटीज और लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और अगर आग लग भी जाए तो फौरी तौर पर करना क्या चाहिए। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए, बेहद खास मेहमानों के साथ लौट रहे हैं। मुंबई के तारदेव इलाके में एक 20 मंजिली इमारत में आग लगने से एक बार फिर से बहुमंजिली इमारतों में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कई मामलों में पाया गया है कि फायर सेफ्टी को लेकर बिल्डर्स सख्ती से नियम का पालन नहीं करते हैं और पैसा देकर नक्शा पास करा लेते हैं, लेकिन जहां फायर सेफ्टी के मानकों को पूरा भी किया जाता है, वहां फायर सेफ्टी उपकरणों की समय समय पर ऑडिट नहीं होती है। कई मामलों में देखा गया है कि खुद की कोताही भी आग लगने की बड़ी वजह बनती है। पहले समझते हैं कि फायर सेफ्टी को लेकर नियम कायदे क्या हैं। किसी भी 15 मीटर से अधिक ऊंचाई की बिल्डिंग का निर्माण होने पर इमारत के परिसर में हाइड्रेंट के साथ सक्शन पाइप और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पंप हाउस बनाना जरूरी होता है। इसके साथ ही इमारत के हर फ्लोर के अलावा सभी फ्लैट्स में फायर एक्सटिंग्विशर का लगा होना भी जरूरी है, ताकि आग लगने पर सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सके। वहीं 55 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाली रिहायशी इमारतों के लिए 16 मीटर की बाहरी खुली जगह होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर दमकल गाड़ियों का आसानी से आवागमन हो सके। इसके अलावा बहुमंजिली इमारतों में ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम को भी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही अगर स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ हो तो और अच्छी बात है। आमतौर पर आग लगने की बड़ी वजह शॉर्ट सर्किट होती है। ऐसे में इमारतों में लगने वाले वायर का क्वालिटी चेक होना चाहिए। वायरिंग के बाद इसे निश्चित समय पर अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बढ़ने और एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड से भी वायरिंग पर लोड बढ़ जाता है और शॉर्ट सर्किट का कारण बनता है। इसके अलावा घर के डेकोरेशन को लेकर इतना वुडन वर्क करा लिया जाता है कि थोड़ी सी भी चिंगारी या शॉर्ट सर्किट और बड़े हादसे में तब्दील हो जाती है। ऐसे में फायर सेफ्टी का सख्ती से पालन करने की जरूरत है, वरना बहुमंजिली इमारत में किसी एक भी छोटी सी लापरवाही पूरी इमारत के लिए खतरे की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत महत्वपूर्ण आज का मुद्दा है, खासतौर से तब जब 27,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। इनफैक्ट इन मौतों में जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग सबसे ज्यादा संवेदनशील कैटेगरी में होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा मौतें इस एज ग्रुप की ज्यादा हुई हैं। तो आप समझ लीजिए कि घर के छोटे बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा नुकसान उनका होता है। उनकी जानें देकर हमें उनका नुकसान उठाना पड़ता है जब कभी भी घर में आग लगती है। कैसे आखिर इस पर काबू पाया जाए? रूल्स तो बहुत सारे हैं देश में, लेकिन उन रूल्स का क्या इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो पा रहा है, इस पर बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन आज के 3 सवाल। पहला सवाल, बहुमंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी के नियमों में क्यों होती है ढिलाई? ये है पहला सवाल। नियम है लेकिन उनमें ढिलाई क्यों? दूसरा सवाल कि बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की घटना के बाद ही हम क्यों सचेत होते हैं? जब इस तरह की अनफॉर्चुनेट घटनाएं हमारे सामने आती हैं, उसके बाद कुछ दिन चर्चाएं जरूर होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में। तीसरा सवाल, बिल्डर के साथ साथ क्या ग्राहक की लापरवाही भी जिम्मेदार है? ये है आज का हमारा एक और सवाल।
कितने जिम्मेदार हैं आखिर जो घर में रह रहे लोग होते हैं, वो भी अपने छोटे छोटे फायदों के चक्कर में कई बार जाने अनजाने में छोटी से लेकर बड़ी बड़ी लापरवाहियां कर देते हैं, जिससे जान का नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये आज के हमारे 3 सवाल। 3 खास मेहमानों का परिचय भी आज के शो में आपका करा देते हैं। हमारे साथ हैं जीसी मिश्रा साहब, पूर्व निदेशक हैं दिल्ली फायर सर्विस के। मिश्रा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। वीरेंद्र गर्ग साहब हैं, पूर्व चेयरमैन हैं DIFA के, बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका। और हमारे साथ हैं समीर दिवेकर साहब, CP कुकरेजा आर्किटेक्ट से। दिवेकर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा सर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। आपने पूरा जीवन सर फायर सेफ्टी में लगा दिया। आप एक बड़ा महत्वपूर्ण महकमा दिल्ली फायर सर्विस, आपने उसको हेड किया। रोज आपके जीवन में इस तरह की घटनाओं से आप दो चार होते होंगे। कुछ समझ में आया सर आपके अनुभव का सार कि आखिर चूक कहां हो जाती है, ये घटनाएं क्यों बार बार सामने आती हैं? हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आग लगने के बाद वहां पर फायर ब्रिगेड कब पहुंची, आग बुझाने में कितनी देर लगी। सवाल यह है कि सर आग का जो सोर्स है, जो कारण है, उसे हम आज तक दूर क्यों नहीं कर पाए? आपका अनुभव क्या कहता है सर, कहां पर दिक्कत है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है ये। और जहां तक मेरा अनुभव है वो ये है कि इस तरीके के कारणों को दूर करने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं या नहीं हैं। 95-97% केसेस में मेरा ये अनुभव है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही जागरूक नहीं है। हर एक को ये लगता है कि शायद मेरे घर में या मेरी बिल्डिंग में आग नहीं लगेगी, और जिसकी वजह से ये जो फायर का जितना सिस्टम लगाया गया है ये सारा कभी काम आने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर क्यों खर्चा किया जाए। सारी बिल्डिंग्स में सामान लगा हुआ है और लगने के बाद या तो जब फायर लगती है उसमें तो वो चलता नहीं है, और न चलने के 2 कारण हैं, या तो सिस्टम बंद रहता है या उस सिस्टम को चलने लायक छोड़ा ही नहीं जाता है। और इसमें कोई बिल्डर का काम नहीं है, किसी RWA का काम नहीं है, किसी कारपोरेशन का कोई काम नहीं है। इसमें काम उस इमारत में रहने वाले लोगों का है। अगर आप अपना प्रेशर कुकर खुद उसकी सीटी नहीं देखेंगे, उसकी गैस्केट नहीं देखेंगे, तो कौन सा कारपोरेशन का आदमी रोज आकर के आपके घर में आपके कुकर की सेफ्टी वाल्व और सेफ्टी उसको गैस्केट को देखेगा? तो हम ये समझाने में एज ए फायर ऑफिसर मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हम ये जनता को समझाने में नाकाम रहे हैं कि ये सारा सामान जो बिल्डिंग में लगा हुआ है ये आपकी सेफ्टी के लिए है, और ये आप अपने घर में अपने परिवार वालों की जान बचाने में ये काम आएगा। तो इसको आप अपने लिए मेंटेन करें। फायर ब्रिगेड को इससे कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चलेगा नहीं। आप अगर इसको चलने देंगे तो फायर ब्रिगेड वाले यूज कर लेंगे, नहीं चलने देंगे या इस चलने लायक नहीं छोड़ेंगे तो वो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा सर, मैं क्विकली सर आपसे एक और, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि आम लोग किस तरह से लापरवाही करते हैं, इग्नोरेंस दिखाते हैं, जो बाद में नुकसान का सबब बनती है। लेकिन सर जो जिन बिल्डिंग्स में ये आग लगती है, क्या उनकी कंस्ट्रक्शन में पूरी तरह से सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से आप उनको पूरे अंक देंगे? क्या आग लग जाने के बाद जिस लेवल का नुकसान होता है उस नुकसान को क्या बचाया नहीं जा सकता? माना कि अगर एक आम इंसान के हाथ से कोई गलती हो भी गई है, तो ये इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें सेफ्टी के प्रॉपर नॉर्म्स आपके अनुभव से आप देखते हैं कि ठीक ठाक रहते हैं या वहां पर भी लापरवाही है? देखिए, आपने ये बहुत बहुत वैलिड सवाल पूछा है, मैं अप्रिशिएट करूंगा। बिल्डिंग एक बन गई और आग लगने के बाद अगर बिल्डिंग खड़ी रही, गिरी नहीं, तो ये आप समझ लीजिए कि बिल्डिंग ठीक से बनाई गई है। और अगर उसमें जीना है तो भी बिल्डिंग ठीक बनी है। अब सवाल ये होता है कि जिस तरीके की बिल्डिंग बनी है, क्या उसके हिसाब से आपने अपने घर को मेंटेन किया है या नहीं? अच्छा। सवाल इसका उठता है। आप अपने घर में स्टूडियो बनाएंगे और उसकी कंसिडरेशन नहीं होती है, या तो घर में जो कुछ भी आपको करना है
वो करने के पहले बता दें कि मेरे घर में मैं इसमें 3 सोफा सेट डालूंगा फोम के। तो बिल्डिंग की डिजाइन जो है या बिल्डिंग में जो सिस्टम लगाया जाएगा वो उसी हिसाब से लगाया जाएगा। एक सिंपल पलंग डाल करके बेडरूम बनाना और पूरे को एक लेविशली बड़ा लग्जूरियस वे में फिनिश करके आप अगर ये सोचें या कोई भी ये सोचे कि वही सेम फायर प्रोटेक्शन सिस्टम दोनों अवस्थाओं में काम करेगा, तो ये हमारी भूल होगी। ठीक है सर, ओके सर। मैं आता हूं सर आपके पास, मेरा ओपनिंग रिमार्क के लिए फटाफट से गर्ग साहब के पास चलना चाहूंगा। वीरेंद्र गर्ग जी, फायर सेफ्टी नॉर्म्स में जो बिल्डर्स हैं उनकी कितनी देखते हैं? हमने शुरुआती रहे उनकी निश्चित की है, लेकिन हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड है 2016 का एनबीसी, उसके कितने उसका ईमानदारी से पालन हो रहा है? इसको लेकर बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं, हम सब जानते भी हैं। उसमें अप्रूवल प्रोसेस में कितनी गड़बड़ होती है, स्टेयरकेस रूल जैसा कि सर ने बताया भी है, फायर फाइटिंग जो मेजर्स होते हैं, लिफ्ट नॉर्म्स होते हैं, दूसरे भी हैं। अभी हम अगर आप तारदेव वाला एग्जांपल लेंगे, मुंबई वाला, वहां पर शाफ्ट में एसी लगा हुआ था, जहां पर इसके बाद ज्यादा भड़की। मेरे को यह बताया गया है कि डक्ट्स में या शाफ्ट में तो एसी अलाउड ही नहीं है, वो तो वेंटिलेशन के लिए है। उसके बावजूद ग्राहक जब बोलता है बिल्डर को कि मैं अपना एसी का आउटडोर यूनिट कहां लगाऊं, तो स्वयं बिल्डर उन्हें कहते हैं कि आप शाफ्ट में लगा दीजिए। तो ये जो लापरवाही बिल्डर की ओर से होती है, इस पर लगाम कब लगाएंगे सर, और कैसे लगाएंगे? देखिए, जब कोई मकान खरीदता है, कोई भी ग्राहक जब खरीदता है, उस समय एस्टिमेटेड होता है इसमें 3 एसी लगेंगे या 2 एसी लगेंगे। बाद में हम अपने यूज के हिसाब से, अपनी कंफर्ट के लिए उन एसी, उस फायर लोड को बढ़ा देते हैं। वहाँ पर जैसे मिश्रा साहब ने बोला कि हम बहुत सारे सोफे, बहुत सारा बर्निंग मटेरियल उसके अंदर भर देते हैं। एसी और बिजली के उपकरण जो आज की सुविधाओं के हिसाब से हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रिसिटी लोड पहले से इतना कैलकुलेटेड नहीं होता है। पहले हमने जो इलेक्ट्रिसिटी लोड जब बिल्डर ने कैलकुलेट किया था, उससे कई गुना हम बिजली के उपकरण वहाँ पे लगा देते हैं, और बिजली की जो डिमांड गई होती है वो बहुत कम होती है, जबकि बहुत ज़्यादा उपकरण वहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। दिल्ली फायर सर्विस की जो रिपोर्ट कहती है कि 70% जो हादसे होते हैं आग लगने के, 70% हादसों में कारण बिजली होता है। बिजली के उपकरण होते हैं, या बिजली की खराब फिटिंग होती है, या बहुत ज़्यादा लोड बिजली का डाल दिया गया है, वो उसका 70% कारण वो होता है। और बाकी में बहुत सारे कारण आते हैं जो 10-20%, चाहे गैस का कारण है या कोई अन्य कारण है। इसमें ट्रेनिंग का ना होना भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। देखिए, शाफ्ट में एसी लगाना वो तो समझ में आता है कि आपकी आरडब्ल्यूए की भी जिम्मेदारी है, बिल्डर तो बेच के निकल जाता है। उसके बाद जब आरडब्ल्यूए ने आपके जो बिल्डिंग है वहाँ पर जो मेंटेनेंस इंजीनियर है, उन्होंने उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी शाफ्ट क्लियर रहनी चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग समय समय पर होना, जब भी आग लगती है, अगर लोग ट्रेंड हैं तो ये सिर्फ 2 सेकंड का काम है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर लें और उस आग को बुझा दें। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग ही नहीं है तो क्या होगा, बंदा भागने की कोशिश करेगा और आग बढ़ जाएगी। आग एक बार जब बढ़ जाती है तो उसके बाद आग को काबू करना फायर सर्विस का ही काम रह जाता है, वो आम रेजिडेंट्स उसको नहीं कर पाते। इसलिए समय समय पर मॉक ड्रिल्स का होना, समय समय पर ट्रेनिंग्स का होना और उसको रिपीट किया जाना, ताकि लोगों के दिमाग में फायर से एकदम डर ना हो, वो उसको रिस्पॉन्ड करें। जो सबसे पहला व्यक्ति उसके पास है, वो जब ठीक से रिस्पॉन्ड करता है तो आग के बड़े हादसे होने से बचाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं फटाफट से समीर सर आपके पास आना चाहूंगा। सर, आपके लिहाज से सर, शाफ्ट के भीतर एसी लगना, तारों का जंजाल हम देखते हैं, वेंटिलेशन की जगह का जो स्पेस है वो इस्तेमाल कर लेना घरेलू कामकाज के लिए, बालकनियों का ना होना, सर क्या, जैसा कि ओपनिंग रिमार्क में मिश्रा सर ने कहा कि आग लग गई, जीना है, बिल्डिंग खड़ी है, गिरी नहीं, बस क्लीन चिट बिल्डर को, क्या एक बिल्डिंग बनाते वक्त सिर्फ हमें इसी बात का ध्यान देना है सर, या वो छोटी छोटी बातें, क्या हम मटेरियल लगा रहे हैं, क्या हमने अपने सोसाइटी में, बिल्डिंग में आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर क्या हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रहे हैं, ट्रेनिंग्स प्रॉपर हो रही हैं, क्या ऑडिट्स हमारे टाइम पर हो रहे हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी भी बनती है सर एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने से पहले? एकदम बनती है, एकदम बनती है। इनफैक्ट
अगर हम लोग ऐसा देखें तो किसी एक यूजर को, सिर्फ यूजर को या फिर सिर्फ बिल्डर को ब्लेम करना सही नहीं होगा। अगर हम लोग एक फायर रिलेटेड बात करें तो 4 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। एक है पॉलिसी, क्या पॉलिसी के अंदर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं और उसका चेकिंग हो रहा है। दूसरा है जो बिल्डर हो या फिर कॉन्ट्रैक्टर हो बिल्डिंग को बनाता है। तीसरा है जो लोग उसको मेंटेन करते हैं, और चौथा जो यूजर जो उसके अंदर रहते हैं। हर एक को अपने लेवल से इसमें कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। अगर मैं पहली बात करूं पॉलिसी लेवल की, हमारे इधर हम लोग पूरे इंडिया में काम करते हैं, लेकिन हर सिटी में, वो मुंबई हो, दिल्ली हो, नासिक हो, गोरखपुर हो, हर जगह पे फायर के रिक्वायरमेंट अलग अलग है। हमारे पास नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 तो है, लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू फायर, हर एक अथॉरिटी को अपने अपने वे से इसको इंटरप्रेट करने की मुभा है। इसके वजह से एज अ डिजाइनर को बहुत कंफ्यूजन्स भी होते हैं, और उसमें बहुत सारा जब स्पष्ट तरीके से रूल्स डिफाइंड नहीं है तो दैट बिकम्स ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। जैसे अगर शाफ्ट की बात कर रहे हो आप, तो शाफ्ट एक बिल्डिंग में बहुत अलग अलग तरीके के शाफ्ट होते हैं, तो किस शाफ्ट में अलाउड है, किस शाफ्ट में अलाउड नहीं है, ये अगर पॉलिसी में बड़ा क्लियरली मेंशन होगा तो वो ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं इम्प्लीमेंटेशन की, जो बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, वो कितने सही ढंग से वो इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस पर वॉच रखना बहुत जरूरी है। अगर ये शाफ्ट में इंस्टॉलेशंस हो रही है, जब तक ये डेवलपर के पास है वो देखे, उसके बाद आरडब्ल्यू के पास आए वो देखे। मेंटेनेंस की बात करें तो सारे फायर अलार्म और स्प्रिंकलर्स हम लोग बिल्डिंग में लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो जब आग लगती है उस टाइम वो एक्टिवेट ही नहीं हो रहे, उसकी मेंटेनेंस ही नहीं किया गया है, तो उधर भी प्रॉब्लम है। और यूजर्स भी कितना सीरियसली, जैसे मिश्रा सर ने कहा कि यूजर्स में भी कितनी सीरियसनेस है इसके बारे में। हम लोग फायर डोर देखते हैं, फायर डोर के बाहर लोग फर्नीचर रख देते हैं, सोफा रखते हैं। फायर एस्केप और स्टेयरकेस को बहुत अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। बिल्कुल। तो इसमें हर लोगों को अपने अपने तरीके से सही काम करेंगे तभी जाके। अच्छा, एक चीज और है सर, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला समीर जी। एक चीज और है, हमने देखा है कि जब कभी भी मॉक ड्रिल्स होती हैं, वो चाहे किसी भी बिल्डिंग में हो, सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो आम लोगों के, जो वहां के बाशिंदे, वहीं से आती है कि अब बार बार मॉक ड्रिल क्यों कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे नीचे, हम वो ड्रिल में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। तो इस तरह का ये जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है वो जो वहां रह रहे बाशिंदे हैं उनकी तरफ से भी होता है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि एक आम आदमी की तरफ से जितनी भी लापरवाहियां हों वो उसके अपने स्तर पर हैं, लेकिन उन लापरवाहियों को कम करने की जिम्मेदारी क्या सरकार, प्रशासन, बिल्डर महकमा, वहां का जो आरडब्ल्यू है, क्या उसकी नहीं है? हाई राइज बिल्डिंग्स में आग लगने की जो घटनाएं हैं, आखिर उन पर लगाम कब लगेगी और कैसे लगेगी, कौन इसका जिम्मेदार, इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। मिश्रा सर, ये स्थिति सुधरेगी कब सर? क्योंकि चलिए हमने मान लिया कि एक आम आदमी की लापरवाही से बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन मेरे पास ये एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2015 की रिपोर्ट है सर। इसमें देखिए, एक तो फैक्ट इसमें साफ तौर पर यह दिया हुआ है कि 42% जो डेथ हुई है इस दौरान जब इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, वो नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के तहत दिए गए नियमों की अनदेखी के कारण हुए हैं। 42% मौत तो नियमों की अनदेखी हुई है, पहली बात। दूसरा, हम आम घरों के लिए, हम कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए उनको तो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं सर, लेकिन 2014 से 2015 के बीच में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस अधिकारियों की निगरानी हैं, उन बिल्डिंग्स में भी जो फायर की घटनाएं हुई हैं उसमें 218% बढ़ोतरी हुई। तो सरकारी बिल्डिंग्स में भी आग लगती हैं सरकारी नियमों की अनदेखी के कारण। मैं स्थिति इसलिए बता रहा हूं सर आपको कि इतनी किस स्तर पर लापरवाही हमारे यहां है, इसको सुधारा कैसे जाए सर? देखिए दीपक जी, 2 इश्यू बहुत वैलिड आपने उठाए हैं। एक तो ये समझने की जरूरत है कि कौन सा नियम है और कौन सा लागू होता है। तो इस संदर्भ में आपको मैं ये बता दूं सारे दर्शकों को जी मीडिया के, कि देश में जो नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया है, ये जिस दिन से पास होता है या जिस दिन से इसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद बनने वाली बिल्डिंग्स में ही लागू होता है। 2016 का कोड जो आप जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, अगस्त 2016 में आया, तो ये जुलाई 2016 में जो बिल्डिंग जिसका नक्शा पास हो गया था उसमें 2016 का कोड लगता नहीं है, या इसके पहले जो भी बिल्डिंग बनी है उसमें ये लागू नहीं होता है।
बट नेशनल बिल्डिंग कोड तो सर पुराना है, इसमें बार बार बीच बीच में संशोधन होते रहते हैं। 2005 का भी है, फिर संशोधन हुआ, फिर 2016 में आगे आया। रूल तो बड़े पुराने हैं सर, इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं इनको? हाँ, यही बता रहा हूं मैं। हाँ, अब दिल्ली फायर सर्विस एक्ट जो आया, हाँ, वो 2010 में लगा। अब 2010 के पहले की बिल्डिंग्स का कोई भी प्रावधान किसी भी नियमावली में नहीं है। ठीक है, तो एक तो जो हमारा स्टैट्यूटरी जो रेजिम है उसमें कुछ अभी लैकुने हैं जिनको पहले आपको दूर करना पड़ेगा जी, और जी। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके लिए भी इन कोर्ट्स में प्रोविजन करना पड़ेगा जो आज की डेट पर नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं समीर सर, मैं फटाफट से आपके पास आना चाहूंगा। अब देखिए, अब आगे की राह क्या हो? क्या वाकई में अब बिल्डर्स को एक नई अप्रोच के साथ ज्यादा पार्टिसिपेशन के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि इस तरह के दुखद हादसे हमारे बीच में ना हो? अभी ये सारे पॉलिसी मेकर से लेके कंस्ट्रक्शन एजेंसी, यूजर्स, इन सबको इसके बारे में सीरियस होने की जरूरत है। किसी एक को बस पुलिस बिठा के हम लोग सारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं ला सकते। जैसे सेफ्टी है, फायर ट्रैफिक रूल्स होते हैं, बस पुलिसिंग करने से तो कुछ अचीव नहीं होगा। जैसे यूजर्स जाते हैं डेवलपर के पास अलग अलग स्कीम्स होते हैं कि हम लोग ये एमेनिटीज दे रहे हैं, उनको भी कॉन्शियस होना पड़ेगा कि क्या डेवलपर सेफ्टी रिलेटेड भी क्या वादे कर रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, ये सारा भी देखना जरूरत है। आई थिंक यूजर्स जितने अवेयर होंगे देन वो अपने अपने डेवलपर्स और बिल्डर्स को ये डिमांड कर सकते हैं। आई थिंक चेंज उस एंगल से काफी जल्दी आ सकता है। और मुझे लगता है कि आज का हमारे कार्यक्रम का मकसद यही था। मैं आई एम सॉरी गर्ग सर के पास में इस राउंड में नहीं आ पाया, लेकिन हमारा आज का कार्यक्रम करने का मकसद यही था कि लोग सीरियसली लें। जब हादसे होते हैं बहुत दुख होता है, लेकिन हम चंद दिनों के उस दुख को या थोड़ी बहुत चर्चाएं करके हम भुला देते हैं। लेकिन नहीं, ये घटनाएं हमें सीख देती हैं ताकि हम आने वाला भविष्य और सुरक्षित कर पाएं। कितना सीरियसली इसको हम लेते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इन घटनाओं से सीख लेकर दुरुस्त कर आगे बढ़ना ही समझदारी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। मिश्रा सर थैंक यू सो मच, वीरेंद्र गर्ग सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। समीर दिवेकर आपका भी शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए। देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।